हेलो फ्रेंड, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम इस क्लास में बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश के जो सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी हैं इनके बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में। तो पहला जो नाम है ये है मंगल पांडे, जिनके बारे में आप सब लोग पढ़े हैं। आइए देखते हैं। देखिए ये जो रहने वाले हैं, इसमें जो भी हम पढ़ेंगे सब के सब यूपी के ही हैं। तो ये बलिया जिले से थे और ये क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में ये एक सैनिक थे जो 1800 स्वतंत्रता संग्राम होता है 1857 का, उसमें जो पहला योगदान होता है मंगल पांडे का ही होता है। और इसमें क्या कारण था, जो 1857 का जो विद्रोह हुआ इसका प्रमुख कारण यही था कि इसमें चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया गया था और ये एनफील्ड राइफल्स में इसका प्रयोग पहले ऐसी खबर आती है कि हुआ। और इसी के विरोध में 29 मार्च 1857 को कलकत्ता बैरकपुर में इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजी जो हुकूमत थी उसके खिलाफ इन्होंने विद्रोह कर दिया। और इन्होंने क्या किया, एनआई के एजेंट लेफ्टिनेंट बाग को इन्होंने गोली मार दी। अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने पर उन पर दंडात्मक कार्रवाई भी हुई और जिसके तहत 8 अप्रैल 1857 को उन्हें बैरकपुर में फांसी दे दी गई मंगल पांडे जी को। अगला जो नाम है ये है रानी लक्ष्मीबाई का। ये जो है इनका जो मूल नाम है, ये मूल नाम है इनका मणिकर्णिका था। इनका जन्म नवंबर 1828 को गोलघर में हुआ था और ये वर्तमान में जो कि वाराणसी जिले के हैं। रानी लक्ष्मीबाई जो थी ये झांसी के अंतिम मराठा जो राजा थे, वहां के झांसी के राजा गंगाधर राव की विधवा थी। उनसे शादी हुई थी, मरने के बाद उनकी विधवा थी। और जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में, इनका कोई पुत्र नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था इनके पास और गंगाधर राव की मृत्यु हुई तो अंग्रेजों ने क्या किया, डलहौजी ने इसने क्या किया कि व्यक्तिगत सिद्धांत एक लाया। व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत यही था कि ये क्या करता था कि जिसके पास उत्तराधिकारी नहीं है वो उसके राज्य को अपने राज्य में विलय कर लेता था। तो इसी के अंतर्गत क्या करता है, व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत डलहौजी 1854 ईस्वी में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया और झांसी में जून 1857 में होता है विद्रोह रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में। यह है रानी लक्ष्मीबाई। देखिए जब उनका रानी लक्ष्मीबाई का पतन होता है तो फिर ये रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गए, जहाँ पे यानी झांसी का पतन होता है उसके बाद फिर यहाँ से ये तात्या जो टोपे थे उनके साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित करने के बाद तात्या टोपे जो इनके गुरु थे उनके साथ ही मिली और अब कई युद्ध किए, अंग्रेजों को हराया भी इन्होंने। अंततः फिर ये जो लास्ट में इनकी मृत्यु होती है अंत में, ये एक जनरल ह्यूरोज नामक अंग्रेज था, उससे लड़ते हुए ये 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हो गई। तो ये मुख्य कथन है, ये जो कि बहुत एग्जाम में, हर वनडे एग्जाम में पूछा ही जाता है यहाँ से कि रानी की मृत्यु पर ये वाक्य पूछा जाता है। ये जो वाक्य है कि ये वाक्य किसने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। यानी इतने विद्रोहियों में इन्हें मतलब एक अकेली औरत को मर्द कहा किसने, ह्यूरोज ने जनरल ह्यूरोज ने ये लाइन कहा है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे ही पूछा जाता है। अगला जो नाम आता है ये है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल का जो कार्य क्षेत्र रहा ये रहा है लखनऊ। तो देखिए 1847 ईस्वी में क्या होता है कि वाजिद अली शाह जो थे ये अवध की गद्दी पर बैठे थे और बेगम हजरत महल वाजिद अली शाह की ही पत्नी थी। वाजिद अली शाह ने सत्ता संभालते ही ये सामाजिक एवं सैन्य सुधार करने शुरू किए थे, जो कि अंग्रेजों को पसंद नहीं आया। सामाजिक और सैन्य सुधार क्या होता है, इस पे भी जो अंग्रेज थे कुशासन का, यानी कि ज्यादा सामाजिक सुधार कर रहे हैं, तो उस पे अंग्रेजों ने वाजिद अली शाह पे क्या किया, कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने 1856 में नवाब को क्या किया, कलकत्ता में नजरबंद करवा दिया और अवध को अपने अधीन कर लिया। 1857 की जो क्रांति है, क्रांति में मेरठ, दिल्ली, बरेली में ये सब स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हो चुका था और लखनऊ में जो विद्रोह है, इस विद्रोह की शुरुआत 30 मई 1857 को हुई। इसी बीच अब क्या होता है, जो वाजिद अली शाह थे इनके उत्तराधिकारी के रूप में हजरत महल के अवयस्क पुत्र जिसका नाम था बिरसिज कादिर, इनको क्या किया जाता है,
के भी अवयस्क थे, तो इनको अवध का नवाब घोषित कर दिया गया वाजिद अली शाह के उत्तराधिकारी के रूप में। और बेगम जो हजरत महल है, उनकी माँ जो थी उनकी संरक्षिका बन गई, तो इन्होंने उस पर शासन किया। और बेगम हजरत महल स्वतंत्रता 1700 जो 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें बेगम हजरत महल वहाँ का शासन प्रशासन संभालती हैं। दिल्ली पर अंग्रेजों के अधिकार एवं मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बंदी बना लेने के बाद क्या होता है कि क्रांतिकारियों के हौसले कमजोर पड़ने लगते हैं और लखनऊ भी धीरे धीरे अंग्रेजों के नियंत्रण में फिर आने लगता है। तो मार्च 1858 में लखनऊ पर अंग्रेजों का अधिकार होने के बाद बेगम हजरत महल अपने पुत्र के साथ नेपाल चली गईं और नेपाल के राजा जंग बहादुर के शरण में वहीं रहने लगी बेगम हजरत महल। वह काठमांडू में साधारण जीवन यापन करने लगी और उन्होंने अंग्रेजों के मान सम्मान और पेंशन जो मिलता था उस पेंशन देने के प्रस्ताव को भी ठुकराते हुए नेपाल में ही रहना उन्होंने उचित समझा। जो अंग्रेजों ने उनको पेंशन देने का प्रस्ताव रखा इसको भी इन्होंने ठुकरा दिया। नेक्स्ट है ये है झलकारी बाई। जो झलकारी बाई है, झलकारी बाई का जो जन्म हुआ है ये हुआ है 1830 ईस्वी में झांसी के निकट भोजला गांव में हुआ था। ये रानी लक्ष्मीबाई की बहुत ही भरोसेमंद सलाहकारों में से एक थी झलकारी बाई। इन्होंने कम उम्र में ही घुड़सवारी और हथियार चलाना भी सीख लिया था। और जो झलकारी बाई है इन्होंने महिला सेना को दुर्गा दल कहा। इन्होंने अपनी जो महिला सेना अपना महिला संगठन जो बनाया था युद्ध के लिए उसको नाम दिया था दुर्गा दल। यह अक्सर रानी की ओर से महत्वपूर्ण निर्णय लेती थी। अंग्रेजों की लड़ाई के समय जो रानी लक्ष्मीबाई थी इन्होंने उनको महल से निकालकर स्वयं वहां रहकर उन्होंने लड़ाई लड़ी, यानी रानी लक्ष्मीबाई को उनको महल से निकालने में इन्होंने योगदान दिया। और झलकारी बाई की ये कहानी बुंदेलखंड लोगों की स्मृति का हिस्सा है और उनके सम्मान में प्रत्येक वर्ष झलकारी बाई जयंती भी मनाई जाती है। ये जो चित्र है ये है झलकारी बाई का। अगला हम देखते हैं स्वतंत्रता सेनानी, ये है चंद्रशेखर आजाद। देखिए अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, इनका जो जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को अलीराजपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी जो माता थे, माता का नाम जगरानी देवी, पिता का नाम था सीताराम तिवारी। देखिए ये मूल रूप से उन्नाव उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। वर्ष 1921 की उम्र में आजाद असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए और उसी वर्ष इन्होंने हिरासत में ले लिया गया। जब यह न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते हैं तो उन्होंने अपना नाम आजाद बताया, यानी स्वतंत्रता, अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया और निवास स्थान अपना जेल बताया, यानी अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और जेल इनका निवास स्थान। देखिए राम प्रसाद बिस्मिल और इनके साथ और सहयोगी थे, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल, माननाथ गुप्त और अन्य सहयोगियों ने साथ मिलकर के क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना की। आगे चलकर चंद्रशेखर आजाद भी क्या होते हैं कि इस क्रांतिकारी संगठन में शामिल हो गए और इस संगठन में शामिल होने के साथ साथ इन्होंने भी इसमें HRA के लिए धन जुटाना शुरू कर दिया। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने वर्ष 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती, वर्ष 1928 में लाहौर में जॉन पी सैंडर्स की हत्या और अंततः वर्ष 1929 में इन्होंने वायसराय पे हमले में भी भाग लिया था। जब आजाद 27 फरवरी 1931 को अपने सहयोगी के साथ जो अल्फ्रेड पार्क है इलाहाबाद में, अब जो प्रयागराज है, इसमें बैठक कर रहे थे और किसी गुप्तचर ने बता दिया था, पुलिस को ये दे दिया संदेश कि ये यहाँ पे उपस्थित हैं, तो वहाँ पे पुलिस आके घेर लेते हैं उनको और ये उनके हाथ नहीं आते हैं और स्वयं को गोली मारकर अपनी हत्या कर लेते हैं। अगले स्वतंत्रता सेनानी है राम प्रसाद बिस्मिल। ये जो है ये सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पे इन्होंने 8 डाउन राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जून 1897 में हुआ था और वे शाहजहांपुर के रहने वाले थे राम प्रसाद बिस्मिल। अक्टूबर 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल ने सचिंद्र सान्याल एवं चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर
कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एचआरए की स्थापना की थी और इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पे इन्होंने क्या की, डकैती इन लोगों ने डाली और डालकर जो सारे सरकारी खजाने थे उनको लूट लिया। इतिहास में यही घटना काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। वर्तमान में इसको काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम कर दिया गया है और इस घटना में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल भी थे इसमें, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन लाल, इन सबको फांसी दे दी गई और 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल को भी फांसी दी गई और ये इनको फांसी दी गई थी गोरखपुर में, गोरखपुर जेल में दिया गया था। फांसी देखिए ये दिया है कि फांसी देने से 2 दिन पहले जब इन्हें पीने के लिए दूध दिया गया तो इन्होंने उसे अस्वीकार करते हुए कहा कि ये कहा इन्होंने कि जब अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। यानी पंडित बिस्मिल एक उम्दा शायर भी थे। तो उन्होंने ढेर दिया है कि उन्होंने फांसी के तख्त पे जाने से पहले एक शेर पढ़ा जो इस प्रकार से था कि मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे बाकी, न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। ऐसे बहुत नारे बोलते थे, शायर बोलते थे। जब तक तन में सांस रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार और तेरी ही जुस्तजू रहे। आगे हम देखते हैं अशफाक उल्ला खां के बारे में। देखिए जो आजाद की लड़ाई थी इसमें महत्वपूर्ण योगदानों में अशफाक उल्ला खां का नाम भी है। इनका जन्म होता है 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर जिले में हुआ था। ये भी शाहजहांपुर जिले में इनका जन्म हुआ और पंडित राम प्रसाद से इनके बचपन के दोस्ती थे, यानी बचपन के यार थे। अशफाक उल्ला खां ये राम प्रसाद से क्रांतिकारी कार्य में शामिल होने की इच्छा जताई। बाद में इन्हें काकोरी ट्रेन डकैती ट्रेन में जो काकोरी कांड हुआ था उसमें इनको शामिल किया गया और होने के आरोप में इनको 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई। यानी अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। अभी ऊपर हमने पढ़ा राम प्रसाद बिस्मिल को, तो उनको फांसी दी गई गोरखपुर जेल में। तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि किनको कहाँ पे किस जेल में फांसी दी गई। आगे हम देखते हैं रोशन सिंह को। रोशन सिंह देखिए ये भी शाहजहांपुर जिले के नेवादा नामक गांव के रहने वाले थे। इनका जन्म 22 जनवरी 1892 को हुआ और असहयोग आंदोलन से ही उन्होंने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। शाहजहांपुर और बरेली के गांवों में घूम घूम ये आंदोलन का प्रचार करते थे और काकोरी कांड में सम्मिलित होने के कारण इन्हें 19 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद की जो नैनी या मलका जेल था यहाँ पे फांसी दी गई थी। तो रोशन सिंह को फांसी कहाँ दी गई, इलाहाबाद के नैनी जेल में फांसी दी गई। और आखिरी अध्ययन करेंगे दुर्गा देवी के बारे में। ये इनको दुर्गा भाभी, दुर्गा देवी या भारत की अग्नि के नाम से जाना जाता है। दुर्गा देवी को आज भी जो ब्रिटिश पुलिस है उनके लिए ये खतरे के रूप में याद किया जाता है दुर्गा देवी को। दुर्गा देवी का जन्म 7 अक्टूबर 1907 को प्रयागराज में रहने वाले गुजराती परिवार में हुआ था। 11 साल की अल्प आयु में ही उनकी शादी भगवती चरण बोहरा से हो गई, जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी पहले SHRA था, अब HSRA ये हो गया था। इसके सक्रिय सदस्य थे कौन, ये थे भगवती चरण बोहरा, इनके जो पति थे। ये है दुर्गा देवी जो कि अंग्रेज इनसे डरते थे। आगे दिया है कि इनकी शादी हो जाती है भगवती चरण बोहरा से। तो शादी के बाद भी उन्हें क्या होता है कि उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिला, जिसके फलस्वरूप उन्होंने जो पंजाब विश्वविद्यालय था, पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में उन्होंने स्नातक की डिग्री ली। और यद्यपि उनके जो पति थे भगवती चरण बोहरा पूरी तरह से क्रांतिकारी गतिविधियों में वो लगे हुए रहते थे, तो दुर्गा देवी क्रांतिकारी गतिविधियों में तब शामिल हुई जब 1926 ईस्वी में लाहौर में नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई। तो ये इसी के माध्यम से नौजवान भारत सभा के माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होती हैं। दुर्गा देवी नौजवान भारत सभा की एक सक्रिय सदस्य भी थी और उन्होंने सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह को लाहौर से भगाने में मदद की। उन्होंने लाहौर से भगाया था भगत सिंह को और इसके लिए उन्होंने अपने गहने भी बेच दिए थे। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने जो स्वतंत्रता संग्राम रहा है भारत का, इन मुख्य जो हमने ऊपर देखा, इन मुख्य क्रांतिकारियों का योगदान रहा है उत्तर प्रदेश से। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उत्तर प्रदेश के ही किसी ऐतिहासिक टॉपिक को लेकर के। तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।